नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे यूपी पीसीएस में पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ जो चला रहे थे हम, तो उसमें बात करेंगे इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में 2015 से 2023 के मध्य जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनकी बात करेंगे इकोनॉमी में। तो देखते हैं फिर एक-एक साल से। तो प्री 2023 में पहला क्वेश्चन क्या था पूछा गया था? तो पूछा गया था निर्धनता के प्रकार, मतलब निर्धनता कितने प्रकार की होती है? तो निर्धनता 2 प्रकार की होती है, एक तो सापेक्षिक निर्भरता और दूसरी निरपेक्ष निर्भरता हो जाएगी। निरपेक्ष निर्भरता जो पूर्ण रूप से होती है, पूर्णतः। तो पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष होती क्या है। तो सापेक्ष निर्भरता वो होती है, ये सापेक्षिक में तुलना करी जाती है। अब मान लो हम मिडिल क्लास में हैं और हमारी सापेक्षता अगर मान लो अंबानी के हिसाब से अंबानी या कोई सेलिब्रिटी के हिसाब से देखा जाए, तो मैं उनकी अपेक्षा में काफ़ी गरीब हूँ या गरीबी रेखा में आता हूँ। पर अगर स्ट्रीट वेंडर्स या जो और स्लम एरियाज़ आते हैं, उनकी अपेक्षा काफ़ी ऊपर हूँ, तो उनके हिसाब से जो तुलनात्मक रूप से देखी जाती है ना गरीबी रेखा निर्धनता, उसको सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। इसमें लिखा भी है, उच्च आय वर्ग की तुलना में निम्न आय वर्ग से करना। विभिन्न आय वर्ग में असमानता देखी जाती है, विभिन्न आय वर्गों में। इसके मापन के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है एवं गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन सब निरपेक्ष निर्धनता की बात करते हैं, तो इसके मापन के लिए हेड काउंट विधि का उपयोग किया जाता है। यह एक न्यूनतम आय स्तर होता है, जिसको जैसे बीपीएल होता है ना, बिलो पॉवर्टी लेवल। तो मतलब मान लो कि ये रेखा है, तो इसके नीचे जिनकी आय होगी वो गरीब ही माने जाएंगे, कोई भी हो, और इसके ऊपर वाले जो है वो गरीबी रेखा से बाहर माने जाएंगे। तो ये एक निरपेक्ष रूप से एक लेवल तय कर देती है निरपेक्ष निर्धनता। फिर अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में। तो आर्थिक विकास में मानव का संसाधन, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी, तो पर्यावरणीय संसाधन और जो देश में उपलब्ध संसाधन है उन पर भी जो बोझ या दबाव बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे एक बात ये भी देखी जा सकती है कि ये जो प्रभाव है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार से पड़ सकता है। यदि हम लोगों ने जनसांख्यिकी लाभांश को अच्छे प्रकार से यूज किया, तो ये है अच्छा साबित हो सकता है, पॉजिटिव। और अगर उसका उपयोग नहीं किया तो संसाधनों पर दबाव बढ़ने के कारण जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा कथन है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जाहिर सी बात पड़ता है। साक्षरता बढ़ेगी तो लोगों को काम करने के लिए रोजगार ज़्यादा मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी, इससे गरीबी कम होगी। तो दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हैं और उसके प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो एडविन केनन ने दिया है। और सामाजिक उपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज द्वारा दिया गया है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो इसको थॉमसन ने दिया है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ने माल्थस ने दिया है। जनसंख्या का सिद्धांत जो है माल्थस ने दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो स्वैच्छिक सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है। खेती हो गया, नौकरी हो गया, परिवहन आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 5वें नंबर की, तो मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील कहते हैं, को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था? तो ये डेट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 29 सितंबर 2021। मतलब मिड डे मील को प्रधानमंत्री पोषण योजना में किस वर्ष जो है पुनर्नामित कर दिया गया था, फिर से नामित कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा 29 सितंबर 2021। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योजनाओं से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, ये भी योजनाओं से ही है कि संसद आदर्श ग्राम योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2014 से होती है। अगले की बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, इसकी स्टार्टिंग 2014 में होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है ये 2017 में स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरानी स्कीमें अच्छी खासी पूछी जाती हैं। तो 2000 से लेके 2024 तक जितनी स्कीमें हैं वो एक बार आप लोगों को गो थ्रू करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, तो 2024 में पूछे जाएंगे, जहाँ जाहिर सी बात है, तो देख लेना। और अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में जो है उसको कमी लाना। और इसका स्टार्टिंग कब की थी? 1 जून 2011 को स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार तीन क्वेश्चन योजनाओं के आ चुके हैं और ये चौथा ये भी योजना से संबंधित है। क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का कथन सत्य क्या है? तो देखते हैं। इस योजना का शुभारंभ जो है 13 अक्टूबर 2021 को हुआ था, जो कि बिल्कुल सही बात है।
अगला, इसमें अवसंरचना, पाइपलाइन, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। तो दोनों कथन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कब तक का है? 2070। 2070 तक जनसंख्या को स्थायित्व प्रदान करने का जो है लक्ष्य है भारत का। इसका स्थायित्व प्रदान करने का मतलब क्या है कि मान लो 2070 तक मान लो 1.5 करोड़ 1.5 अरब हो गई जनसंख्या, 1.5 अरब मान लो। तो इसका कहने का मतलब है कि 2070 के बाद जो नीतियाँ होंगी उनके माध्यम से ऐसा होगा कि जितने बच्चे जन्म लेंगे उसी मात्रा में बुजुर्ग लोग या एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब जनसंख्या स्थायी हो जाएगी कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाएगी और बहुत ज़्यादा घटेगी भी नहीं। तो इसका लक्ष्य 2070 तक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। अगला क्वेश्चन है 2022 की बात करते हैं तो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं पूछा गया था। तो इसमें आय निर्धनता और मानव निर्धनता, इन दोनों को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतियां पूछी गई हैं और उससे संबंधित जो है पर्सन्स के बारे में पूछा गया है। तो हरित क्रांति इससे कृषि के क्षेत्र में है जो कि एम एस स्वामीनाथन से संबंधित है। आर्थिक प्रशासन सुधार एल के झा से संबंधित है। दूध उत्पादन की बात करें तो ये ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है जो कि वर्गीज कुरियन से। और बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण ये मोरारजी देसाई से संबंधित समिति या क्रांति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक पुस्तक में जो है प्रसिद्ध सिद्धांत था वो कौन सा दिया था। तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखा भी था, जनसंख्या सिद्धांत दिया था किसने? माल्थस ने। 2023 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय लाभांश को मतलब कौन सी एज के पर्सन्स को माना जाता है। तो 15 से 62 कार्यशील जनसंख्या को माना जाता है। कहीं कहीं पे 14 से 62 भी दिया जाता है, तो 15 62 या 14 62 दिया जाता है, तो दोनों सही मान लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी योजनाओं से पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया था। तो 2005 हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये कब स्टार्ट की गई थी? 2001 में स्टार्ट की गई थी। तो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना कब शुरू की गई थी। तो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी और केंद्रीय बजट में इसको 2019-20 में जो है लिखित रूप से दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इको मार्क। इको मार्क जो पर्यावरण के मित्रवत हो। इको मार्क ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली बोलते हैं, मतलब उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को इको मार्क का जो है एक लेबल दिया जाता है या प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारत में कृषि क्षेत्रों में छूट या सब्सिडी, फार्म सब्सिडी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही बात है। अगला कौन सा हो जाएगा, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। हाँ, जाहिर वर्तमान की बात करें तो ये बात सही भी है। और अगली बात करें और प्रत्यक्ष उर्वरक की बात करें, अगर प्रत्यक्ष सब्सिडी जो होती है तो प्रत्यक्ष सब्सिडी किन चीज़ों में दी जाती है, जैसे खाद हो गया, इस प्रकार की चीज़ों में। अगला क्वेश्चन है LBS मतलब लीड बैंकिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था LBS का। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लीड बैंकिंग सिस्टम अग्रणी बैंक योजना। इसकी स्टार्टिंग RBI ने की थी 1969 में। तो लीड बैंकिंग का काम क्या होता है कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी बैंक को इसका दर्जा LBS का दर्जा दे दिया गया, तो उस डिस्ट्रिक्ट की या उस क्षेत्र की जो है जितनी बैंकें होंगी उन सभी को जो है इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसके द्वारा थोड़ी सी सख्ती की जाएगी, इसके माध्यम से ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी। अगली कौन सी स्कीम है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में। तो 25 सितंबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग की जाती है और भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना इसका मुख्य कार्य होता है मेक इन इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, इसका कुल कितना परसेंट है। तो इसका 0.4% हो जाएगा। तो भारत में जो जैन लोग रहते हैं वो नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं, तो उनका परसेंटेज 0.4% हो जाएगा। हालांकि ये तो जनगणना का क्वेश्चन है एक। फिर अगला क्वेश्चन है 2021 की बात करें तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था। ऑगस्ट काम्टे ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्था सिद्धांत ऑगस्ट काम्टे ने दिया है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI मतलब होल प्राइस इंडेक्स जो है इसके आंकड़े कौन जारी करता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर CPI की बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स की, तो इसका जो जारी करता है तो SC हो जाएगा।
CSO। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक, जाहिर सी बात है, जब पूंजी निवेश करने के लिए निर्माण करना तो आवश्यक ही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, ये भी सही है। हालांकि इसकी प्रक्रिया होती है कि स्टोर या जो है निवेश कोई और करता है और निवेश करने के बाद पूंजी कोई और लेके आता है। मान लो हम लोग जो है निवेश कम करते हैं, अपनी पूंजी को बैंकों में जमा करते हैं या लोगों को देते हैं, फिर वो निवेश करते हैं, रिस्क डालते हैं और फिर प्रोडक्ट उत्पादन करके लाभ कमाते हैं, फिर हम लोगों को वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो उसमें उनका फ़ायदा होता है, हमारा फ़ायदा होता है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन है सेंसेक्स, जिसको BSE सेंसेक्स भी कहते हैं। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मात्रक है। सेंसेक्स सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 30। BSE सेंसेक्स जो है ये मापक 30 अग्रणी 30 कंपनियों के बेस पर जो है सूचकांक जारी किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1875 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें क्या पूछी गई योजनाएं, तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 2015 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है श्रम संबंधी मजदूरी संहिता 2019 में कौन कौन से जो है अधिनियम सम्मिलित थे? तो उसमें ये 4 अधिनियम जो है सम्मिलित हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976। तो एक बार आप लोग इसको देख लेना। तो एक बार आप लोग ये जो अधिनियम दिए गए हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अभी ये पूछा गया है, हो सकता है अगली बार इन्हीं को मिलान के रूप में पूछ लिया जाए। तो ये अधिनियम और उनका सन जो है, ये डेट ये याद करने की बात है आप लोगों की। फिर ये जो ऊपर नीचे हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक क्या है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक जनसंख्या में परिवर्तन, पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार और गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये तीनों। फिर अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि प्रथम वित्त आयोग 1991 में कौन थे? तो KC नियोगी हो जाएंगे। और 15वें वित्त आयोग की बात करें तो NK सिंह। और वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग है वर्तमान में है, उनका क्या नाम है? तो अरविंद पनगड़िया। तो वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कथन और कारण दिया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जाहिर सी बात है, आर्टिकल 280 में दिया भी गया है। फिर कथन का कारण क्या है? इनकी योग्यताओं, कार्यकाल, अर्हता, वेतन, शक्तियों आदि को वित्त आयोग अधिनियम 1951 में प्रभावित किया गया। सही है, दोनों कथन सही भी हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो यहाँ पे वित्त आयोग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के लिए वित्त आयोग अधिनियम जो है 1951 पारित किया गया है। इसी में इसकी अर्हता दी गई है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो अगला क्वेश्चन होता है, वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का प्रमुख, ये देख लेना, प्राथमिक कर्तव्य पूछ रहा है। तो इसका केंद्र और राज्यों के मध्य जो कर राजस्व होता है उसके वितरण की सिफारिशें, कि किस राज्य को कितना देना चाहिए और केंद्र की परसेंटेज जो है वो कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस चीज़ का जो है बंटवारा करवाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये वित्त आयोग का जो क्या बोलते हैं सिफारिश होती है, बाध्यकारी नहीं होती है राष्ट्रपति या संसद के लिए, केवल बाध्यकारी नहीं होती, केवल सिफारिश होती है। उसको माने न माने उनका कार्य होता है, बस ये सुझाव देते हैं, इनका काम ये होता है। अगला क्वेश्चन होगा, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यह स्थिति आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और सही भी है। मुद्रास्फीति की बात करते हैं। मुद्रास्फीति का तात्पर्य ये होता है कि महंगाई बढ़ जाना। मान लो अभी आलू का रेट जो है 5 रुपया पर केजी है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, और अचानक से इसकी 5 की जगह पे 8 किलोग्राम पर केजी हो जाए, या 10 या 15, 20, 25 बढ़ती जाए, तो ये जो रेट बढ़ता जाता है, मतलब सेम उतनी ही मात्रा अधिक पैसों में जो मिलती है, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति, मतलब सामान महंगा हो जाना। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNFP के द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क पॉपुलेशन फंड पॉपुलेशन, इसके द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नगरीकरण। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर के लिए सीधा संबंध है। सही बात है। नगरीकरण का तात्पर्य ये हो जाता है कि नगर में जो है लोगों की साक्षरता बढ़ी हुई होती है,
तो वहाँ पे जो बच्चे या जन्म दर जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और ऊँची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से क्या सीधा संबंध होता है, ज़ाहिर-सी बात है साक्षरता बढ़ेगी तो लोगों में समझ बढ़ेगी। तो जहाँ लोग पहले 4 से 5 बच्चे करते थे वहाँ अब 2-3 या क्योंकि उनको पता होता है क्योंकि उनको पता होता है कि खर्चा उनको ही उठाना है और फिर उनको पालना-पोसना है तो और उनको अच्छा जीवन भी देना है, अच्छी शिक्षा भी देना है, तो खर्चा ज़्यादा होगा इसलिए वो ज़्यादा बच्चों की जगह पे 1, 2 या 3 को ही ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इकोनॉमी से। फिर अगला क्वेश्चन 2020 की बात करें तो किस समिति ने पोषक तत्व के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो वो अलग समिति हो जाएगी, अलग समिति। अलग समिति स्टार्टिंग की कब ये समिति की सिफारिश भेजी थी? 1977। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी 2 सिफारिशें थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति के लिए 1 दिन के लिए होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य जो होते हैं ज़्यादा कार्य मेहनत वाले होते हैं और जो ग्रामीण होते हैं कम होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में शामिल कारक कौन-कौन से हैं? तो इसमें 3 कारक शामिल हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरी शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। हालाँकि शिक्षा में भी 2 आयाम हैं कि कितने स्तर तक शिक्षा प्राप्त की गई है और कितने वर्षों तक। इसमें भी 2 हो जाएँगे। तो फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया? ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया। गरीबी की संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? ऑस्कर लुईस। फिर अगला क्वेश्चन अटल नवाचार मिशन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग। अटल नवाचार मिशन जो है नीति आयोग से जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा शामिल है? समन्वित विकास मतलब आईसीडी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट परियोजना। तो इसमें पूरक पोषण होगा, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि। और इसका स्टार्ट कब हुआ था आईसीडी? तो ये 1975 में स्टार्ट की गई थी। इसमें परिवार नियोजन शामिल नहीं है, हालांकि ऑप्शन में एक परिवार नियोजन भी दिया गया था तो उसी को एलिमिनेट करना था। अगला क्वेश्चन सीमांत व्यक्ति जिसको मार्जिनल मैन कहते हैं की संकल्पना किसने दी थी? तो रॉबर्ट ई पार्क ने दी थी, रॉबर्ट ई पार्क। हालांकि इसमें 70% क्वेश्चन जो है कहाँ से आए हैं? लूसेंट से आए हैं, क्योंकि मैं इसका भी प्रूफ भी दिखा दूंगा अगली वीडियो बना के। इकोनॉमी के क्षेत्र से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लेना कि यहाँ से जितने क्वेश्चन आए हैं उससे कम से कम 60 से 65% क्वेश्चन जो है लूसेंट से सेम टू सेम लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। फिर क्वेश्चन है भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधियाँ प्रयोग में की जाती हैं? तो पहला हेड काउंट विधि हो जाएगी जिसको सिर गणना विधि कहते हैं। फिर पारिवारिक उपभोग वे कि किसी परिवार के द्वारा कितना उपभोग किया जा रहा है, कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। फिर तीसरा कैलोरी ग्रहण हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार की गणना विधि है। अगला क्वेश्चन है मानव गरीबी सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये 1997 में प्रारंभ किया गया था। एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसको एमपी कहते हैं, मल्टी सेक्टरल। तो इसको 2010 में प्रारंभ किया गया था। इसके सूचकांक कौन कौन से हो जाएंगे? अभी जो बात किए थे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर वही है। तो ये देख सकते हैं कि रिपीट किया गया क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा कब स्टार्ट की गई? 2020 से 25 है तो इसकी अवधि बनाई गई है। इसका उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। दोनों एक कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जो है एक किसने जारी किया है? तो ये WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि योजनाएं पूछी गई हैं उनसे स्टार्टिंग डेट की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरुआत की गई थी और प्रधानमंत्री वयम वंदन योजना की बात करें 2017 हो जाएगा और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 तथा स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 में शुरू किया गया। तो देख सकते हैं कि 102 जो ये हैं योजनाएं प्रत्येक वर्ष पूछी जा रही हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कालानुक्रम मिलाने को डेट संस्थाएं और उनकी डेट का कालानुक्रम मिलाने की बात की गई थी। तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित की गई थी। नाबार्ड की स्थापना बात करें तो ये 12 जुलाई 1982 हो जाएगा और एसएचजी स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में स्टार्ट किया गया था, जो कि एसएचजी महिलाओं को सहायता देने के लिए बनाई गई थी आरबीआई द्वारा। अगला किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी तो ये 1998 में स्टार्ट की गई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स सेक्टर से। फिर बात 2019 के क्वेश्चन की करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में क्या क्या सम्मिलित किया गया है?
तो इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मृत्यु पंजीकरण इनको शामिल किया गया है, लेकिन एचआईवी परीक्षण को शामिल नहीं किया गया है, तो इसको एलिमिनेट करना था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन से कदम सत्य है? तो इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कवर करने की बात की गई है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देने की बात। साथ में 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया जो होगी, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो मुख्य होगी, मुख्य मुखिया। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में सही कथन कीजिए। इसमें क्या क्या किया गया था? तो लगान का विनियमन किया गया था, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों कार्य किए गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा समृद्धि की सीमा अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्लब ऑफ रोम ने किया है। किसने किया है? क्लब ऑफ रोम ने 1972 में। तो ये देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंस है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा क्लब ऑफ रोम ने 1972 में प्रतिपादित की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, जाहिर सी बात है। सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण ये भी करता है। समाजवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और संतुलित क्षेत्रीय और विकास को सुनिश्चित करना, तो ये सारे काम जो है सार्वजनिक क्षेत्र के ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 5 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं 5 कार्यक्रम? ये भी यूपीपीसीएस तथा आरओआरओ में पूछा गया सेम क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय वृद्धावस्था हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय विधवा और यहाँ पे विकलांग, ये 3 हो गए। और फिर परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा, ये 5 परियोजनाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। किसमें? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में। 7वां क्वेश्चन है लघु उद्योगों हेतु समितियों का कालक्रम। तो कार्य समिति 1955 में स्थापित की गई थी। नायक समिति, इसको पीजे नायक समिति भी कहते हैं, तो 1991। आबिद हुसैन समिति 1995 और एस एस कोहली समिति 2000 में गठित की गई। फिर योजनाएं पूछी गई हैं। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में स्थापित किया गया। समन्वित बाल विकास योजना अभी हमने पढ़ा है, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना पॉलिसी जो है कब स्थापित की? 1875 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये भी रिपीटेड है अभी ऊपर। तो ये देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों? क्यों घट रहा है? तो 15 से 62 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षिक अधिक है, इसलिए जो है भारत में निर्भरता अनुपात कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो आय वर्ग है कमाऊ आय वर्ग है, इसलिए निर्भरता लोगों की कम होती जा रही है। क्योंकि बुजुर्ग लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती जा रही हैं, तो उनकी जीवन प्रत्याशा तो बढ़ती ही जा रही, साथ में वो जब स्वस्थ रहेंगे तो काम करेंगे, इसलिए आय आएगी, इसलिए उनकी भी निर्भरता अपने ऊपर रहती है, ना कि दूसरों पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से फिर से क्वेश्चन आया है। तो SDG 6 क्या कहता है? स्वच्छता एवं जल उपलब्धता। SDG 7 का उद्देश्य है सस्ती एवं टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा सब तक पहुँचाना। SDG 8 का उद्देश्य है समावेशी और सतत आर्थिक विकास तथा SDG 9 बुनियादी ढांचे और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य हैं इनके। फिर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं सामान्य स्थित बेरोजगारी, क्योंकि वो सामान्यतः बेरोजगार ही रहते हैं, क्योंकि जो अधिकांश हिस्से बेरोजगार ही रहते हैं तो वो सामान्यतः बेरोजगार ही होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष के अधिकांश हिस्से में, ये तो खैर रिपीटेड हो गया है। 12 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक ये सिद्धांत किसने? मॉरिस डी मॉरिस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। अगला 2008 की बात करें, 2018 की, तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की क्षमता, लॉरेंज वक्र द्वारा आय की क्षमता को मापा जाता है। ये सारे क्वेश्चन लूसेंट में दिए हैं, वो भी एकदम डब्बा बना के इंपॉर्टेंस वाले ब्लॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु तो कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो हाशिम समिति हो जाएगी। कौन सी समिति? हाशिम समिति। ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया कर स्थानीय मेलों पर कर टैक्स। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसका परिणाम है? तो ये आशोधित जन्म दर और आशोधित मृत्यु दर, दोनों में आशोधित रहेगा, ये ध्यान रखना, आशोधित जन्म और आशोधित मृत्यु दर दोनों। फिर बात करते हैं भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? मनरेगा, जो 2006 में स्टार्ट किया गया था। तो
2006 में जो स्टार्ट किया गया था उसको नरेगा कहते हैं। 2 फरवरी 2006 से नरेगा की स्टार्टिंग की गई थी। फिर 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था, मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तो मनरेगा हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। फिर बात करते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 8। 2017 की बात करें तो गुल्लक कैपिटल किसे कहते हैं? गुल्लक कैपिटल या बैल पूंजीपति, तो उन किसानों को कहते हैं जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। मतलब ऐसे किसान जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, पर इतना धनाढ्य नहीं है कि वो मतलब जमींदारों की श्रेणी में आ सके, तो उनको बैल पूंजीपति या गुल्लक कैपिटलिज्म कहते हैं। फिर यहाँ पे सही सुमेलित करने की बात की गई है। तो नीति निनुमोदन प्रस्ताव, ये जो है वित्त आयोग से संबंधित है। इसमें जो है बजट से संबंधित प्रस्ताव है। इसमें जो है कटौती प्रस्ताव कहते हैं इनको। तो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना जो होता है, ये क्या होता है? इसको आर्थिक कटौती भी कहते हैं। ये नीति अनुमोदक प्रस्ताव को आर्थिक कटौती भी कहते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों से संबंधित ये टॉपिक है। फिर मितव्ययता प्रस्ताव, जो कि बजट मांग से एक निश्चित राशि, मतलब एक निश्चित राशि तक कटौती कर दी जाती है, बाकी दे दी जाती है। फिर सांकेतिक कटौती या प्रस्ताव की बात करें तो बजट मांग से 100 रुपया, जो भी मतलब अपनी वो संकेत दिया जाता है कि आप इससे वो पर्सन उससे मतलब जो है सहमत नहीं है उस मांग से, इसलिए वो अपनी क्या दिखाता है कि वो सहमत नहीं है, संकेत दिखाता है। तो इसमें 100 रुपये की कमी कर दी जाती है। अगली बात करें तो योजनाओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये तो सबको ही पता होगा, 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट की गई। मेक इन इंडिया 2014, 25 सितंबर 2014। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 और अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 में स्टार्ट की गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना से इसका क्या उद्देश्य है? तो नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क, जिससे जीएसटी लागू करने में सफलता मिलेगी। ये जो है सरलता के लिए बनाया गया व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, क्या आच्छादित करती है? तो ये केवल असंगठित श्रमिक क्षेत्र से संबंधित है, न कि संगठित क्षेत्र, क्योंकि संगठित क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनकी तो वैसे भी गारंटी रहती ही है, नौकरी की गारंटी, पैसे की गारंटी बाकी। और जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक मजदूर काम करते हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, तो ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु आवश्यक घटक कौन से हैं और अनावश्यक कौन से घटक हैं? तो इसमें तो अनावश्यक घटक थे तो उनको एलिमिनेट करना था, तो उसको काट दिया गया था। यहाँ पे सारे आवश्यक घटक लिखे हैं, तो कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक सशक्तिकरण। फिर अगला क्वेश्चन है, जेंडर गैप का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों को समान जो है अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। फिर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक सशक्तिकरण, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, सभी में समानता दिखाई जानी चाहिए। अगला 7वां क्वेश्चन है, उदय योजना, जो कि विद्युत वितरण कंपनियों का वित्त पोषण से संबंधित है। हृदय योजना, विरासत शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत योजना का उद्देश्य शहरों में मूलभूत संरचना का जो है सुधार करना है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 2016 का। तो कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई थी? तो ये स्वच्छ भारत मिशन भी हो जाएगी, स्मार्ट सिटी योजना और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना, ये सारी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 2008 में। इसके माध्यम से जो भूमि का डिजिटलीकरण करने का कार्य सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग कौन सा है? तो इसमें ये अंग है, एक तो ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना, सिंचाई व्यवस्था करना, विद्युतीकरण, पेयजल, ग्रामीण सड़कें और संचार सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं जो है आम जन तक सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है। तो वित्तीय व्यवस्था, घाटे की वित्तीय व्यवस्था जब होगी, देख लो, मान लो भारत है, इसमें अर्थव्यवस्था में जो है जब घाटे की व्यवस्था होगी तो अर्थव्यवस्था की कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि तरलता कम हो जाएगी, और जब तरलता कम हो जाएगी लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो वस्तुएं कम खरीदेंगे, और फिर जो है अर्थव्यवस्था की वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है वो कमी आ जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि जो घाटे की वित्त व्यवस्था होगी तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ेगा कि घाटे की वित्त व्यवस्था से निकलने के लिए सरकार जो है लोन या कहीं से बारोइंग करके जो है इस
तरलता को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था या बैंकों द्वारा कम रेपो रेट या कम लो ऋण पर जो है जनता को पैसे देगी, और जब जनता को पैसे देगी तो अर्थव्यवस्था में पैसा फैलेगा, तरलता बढ़ेगी, फिर लोगों के पास पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, फिर सामान खरीदेंगे, फिर उत्पादन बढ़ेगा, और इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और जो है उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना और सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन तथा फसलों की नई किस्मों का प्रचार और प्रसार करना। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से संबंधित। तो हरित क्रांति का प्रारंभ किसने 1966-67 में किया गया था, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और फिर 1980 में जो है 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का जो है फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब? 1980 में। और फिर गरीबी हटाओ योजना कब लाई गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1971 के दौरान गरीबी हटाओ का नारा या घोषणा दिया गया था। तो इस प्रकार 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से? 2016 में। तो इस प्रकार 2023 से 2016 तक के सारे क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए गए हैं इसमें इकोनॉमी के। तो अब देख ही सकते हैं कि एवरेज क्वेश्चन जो हैं कितने आ रहे हैं, 10 से 12 कह सकते हैं। 10 से 12, हालांकि कभी कभी ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, और हुए भी हैं, कभी कभी 9, 10 और कभी कभी 15 भी हुई हैं। तो एवरेज क्वेश्चन 10 से 12 आते हैं, और मैं इसके लिए ये सजेस्ट करूँगा आपको, ज़्यादा मोटी किताबें या ज़्यादा मैराथन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। बस लूसेंट का जो है, लूसेंट बुक, लूसेंट के जो मेन डार्क कलर से लिखे हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं, बस आप सब उनको रट डालिए। मैं इतना बोल रहा हूँ कि 60 से 70% क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के तो नहीं छूटेंगे, और बाकी जो 30-40% छूटेंगे वो बजट से हो जाएंगे, यूपी बजट और यूपी करंट अफेयर से संबंधित होंगे, सारे कवर हो जाएंगे। केवल लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमी से काम खत्म हो जाएगा। तो इकोनॉमी का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं।